वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 111 को कवर किया था। आज आर्टिकल 112 को कवर करेंगे, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। तो क्लॉज 1 में क्या बताया? द प्रेसिडेंट सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year. In this part referred to as the annual financial statement. यानी राष्ट्रपति इंश्योर करेंगे कि हर फाइनेंशियल ईयर में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिसमें उस फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आय आएगी और क्या क्या एक्सपेंडिचर, क्या क्या खर्चा होगा, आय और खर्चा दोनों चीज़ें उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन होगा। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तैयार करती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको दोनों हाउसेस के सामने प्रस्तुत करे हर फाइनेंशियल ईयर में। क्लॉज 2 बोलता है द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बोडेड इन द एनुअल फाइनल स्टेटमेंट सेल सो सेपरेटली। यानी जो भी एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे के जो भी एस्टिमेट्स दिखाए जाएंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो सेपरेट कर दिखाई जाएंगी, अलग दिखाई जाएंगी। वो उनमें से ए में क्या बताया? द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कंस्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी खर्चे सरकार के निकाले जाएंगे, जो इस संविधान में मेंशन किए गए, मैंने पहले आपको बता रखा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस किस चीज़ों में पैसा खर्च किया जाता है, तो उस जो भी उसकी एक्सपेंडिचर है उसकी सेपरेट अलग से उसको दर्शाया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और बी में क्या बताया? द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड, कोई भी ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी प्रपोज किए गए हैं, टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। यानी जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, जो कि रेगुलर एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, उसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं प्रपोज किए गए हैं कि ये खर्चा किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उनको, और उसके साथ साथ जो रेवेन्यू अकाउंट से एक्सपेंडिचर किए हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। रेवेन्यू अकाउंट में क्या है? जिसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई एसेट्स बेस्ड उसमें पैसा नहीं है, डेली डे टू डे चीज़ों में जो खर्चे हो रहे हैं वो ही रेवेन्यू अकाउंट में आता है। भारत की संचित विधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलग अलग किया जाएगा। क्लॉज 3 बोला द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर सैलरी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी खर्चे हैं वो किस किस चीज़ों में किए जाएंगे? सबसे पहले ए में बताया था इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू दिस हिज ऑफिस। राष्ट्रपति के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और जो भी उसके ऑफिस के खर्चे हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खर्चे में आएंगे। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्तों तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। बी में क्या बताया? द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरी एंड अलाउंसेस एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी और अलाउंसेस भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्ते। सी में बताया डेब्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडक्शन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विसेज एंड रिडक्शन ऑफ डेट। जो भी ऋण सेवा है, ऋण मोचन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और ऐसे ऋण भार,
वो सारे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाएंगे। मिसलेनियस जो भी कहीं पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है किसी को, है ना, किसी से कुछ लोन ले रखा है उसका, ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। डी में द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन पेबल और टू इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, जब 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था, उसके बाद फेडरल कोर्ट समाप्त हो गया था। तीसरा कहता है पेंशन पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of this constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in a governor's province of the dominion of India। यानी हाई कोर्ट के जो जज है उनकी सैलरी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, वो पर्टिकुलर स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से आता है। सेंटर से सिर्फ उनका पेंशन आता है, रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन आता है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, पेंशन उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र के संबंध में का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांतों के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रारंभ से पहले किसी समय का प्रयोग करता था। यानी ये संविधान बनने से पहले कुछ गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करते थे डोमिनियन ऑफ इंडिया में। उस प्रोविंशियल में भी कहीं किसी ने एज अ हाई कोर्ट जज काम किया है, उनकी पेंशन भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। ई में है द सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो CAG है उनका, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। एफ में एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी सरकार की तरफ से किसी भी जजमेंट में पैसे देने पड़ रहे हैं, डिक्री और अवार्ड यानी किसी भी जो कोर्ट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं सरकार को, किसी न्यायालय या माध्यम उल्लंघन के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज्ड, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो के समाप्त। मेरुन मेरे अकेडमी में देखने बहुत बहुत